हाय दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिटर का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 में पूछा गया था। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा, जिसमें 25 नॉन टेक्निकल और 24 टेक्निकल सवाल हम उसमें डिस्कशन कर चुके थे। आगे हम देखते हैं 25वें सवाल से। 25वें सवाल में क्या दिया हुआ है आपका, कौन सा एंगल कौन ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल बनाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है चीजल एंगल, दूसरा ऑप्शन दिया है पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल या लिप क्लियरेंस एंगल। तो जो कौन सा एंगल ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल बनाता है, तो वो आपका हेलिक्स एंगल हुआ। हेलिक्स एंगल आपका ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल बनाता है, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल देखें हम। अगला प्रश्न दिया है 26वें प्रश्न में दिया है साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। ये आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 27वें प्रश्न में पूछा गया है आपका मिलिंग फिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया है वर्क फीस को सहारा देना, दूसरा है कटर को पद स्थापित करना, तीसरा है फिक्सचर को मिलिंग मशीन पर सेट करना, चौथा है वर्क फीस को ज्ञात करना है। तो आपका आंसर क्या है, कटर को पद स्थापित करने के लिए मिलिंग फिक्सचर में हम सेटिंग ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया है पोजीशन द कटर। तो कटर को पद स्थापित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला सवाल आपका 28 में दिया हुआ है। 28वें सवाल में क्या है, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा। देखा होगा आपने कि सोल्डरिंग ब्रेजिंग या रिवेटिंग करते हैं तो उसमें सबसे सॉफ्ट जोड़ जो होता है वो आपको सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या होता है, कम तापमान पर धातु पिघल जाती है, इसलिए हम इसका यूज तहाँ करते हैं जहाँ कम तापमान पर, वहाँ पे यूज नहीं करते जहाँ पे कम तापमान पर धातु पिघल जाए। तो उसमें क्या है, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले पिघल जाएगा। तो जो आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है वह जोड़ आपका सबसे पहले पिघल जाएगा, अपेक्षा बेल्डिंग या रिवेटिंग की अपेक्षा। तो बेल्डिंग जोड़ जो अच्छे तापमान पर पिघलता है, मतलब 1000 से ऊपर के तापमान पर पिघलता है, जबकि रिवेटिंग उसके धातु का मेटल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका आंसर कौन सा हुआ, पहला। अगला सवाल हम देखते हैं 29वां सवाल में क्या दिया हुआ है। 29वें सवाल में दिया है पेन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए उपयुक्त है। तो पेन हेड अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग रिवेट का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखें, पहला ऑप्शन दिया है जनरल कार्य यानी सामान्य कार्य के लिए, दूसरा दिया है संरचनात्मक कार्य के लिए ने स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, तीसरा है हैवी कार्य के लिए और चौथा है हल्के कार्य के लिए। तो पेन हेड जो रिवेट है ना, संरचनात्मक कार्य के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हुआ आपका, बी। अगला प्रश्न देखें हम 30वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपका, मापन यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कारण होने वाली त्रुटि। आपने बहुत सारी त्रुटि देखे होंगे, आप पढ़े होंगे। तो उसमें क्या पूछा है, मतलब यदि आपका यंत्र रखा हुआ है तो उसमें धूल जम गई तो कौन सी त्रुटि होगी। अब आप देखें, पहला ऑप्शन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एरर, पैरेलल एरर, कॉन्टैक्ट एरर या रैंडम एरर। तो आपको क्या होता है, जब आप उस यंत्र को किसी जॉब पर चेक करेंगे तो क्या होगा, उसके फेस पर धूल जमी है तो उसको हम पहले साफ़ करेंगे। तो यदि साफ़ नहीं कर देंगे तो एक्चुअली कॉन्टैक्ट सही से बैठ नहीं पाता उस जॉब पर यंत्र का। तो उसमें कौन सी एरर आ जाएगी, उसमें कॉन्टैक्ट एरर आ जाएगी, क्योंकि उसके फेस सही से साफ़ नहीं है, उसमें धूल जमी हुई है, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। तो कौन सी एरर होगी आपकी, कॉन्टैक्ट एरर। अगला प्रश्न देखें हम 31 में क्या दिया हुआ है, लैपिंग का उद्देश्य क्या है। तो लैपिंग का उद्देश्य है उच्च सरफेस फिनिश प्राप्त करना और परिशुद्धता में जॉब को बनाना। तो इसका ही यही आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए हम लैपिंग करते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 में दिया हुआ है। 32वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डर आयरन का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रेट सोल्डरिंग में अलग अलग प्रकार के आपके सोल्डरिंग आयरन होते हैं, कार के हिसाब से उनको डिजाइन किया जाता है। इसमें आपको स्ट्रेट सोल्डर आयरन के बारे में पूछा है। तो इसमें क्या होगा, हैचेट टाइप के सोल्डर आयरन का प्रयोग हम स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए सोल्डरिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कौन सा, हैचिंग टाइप के सोल्डर आयरन। तो जो कि आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, हैचिंग टाइप सोल्डर आयरन। अगला प्रश्न आपका 33वां दिया हुआ है। 33वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न में से क्या ब्रेज वेल्डिंग में
फ्लक्स का कार्य नहीं है। ब्रेज वेल्डिंग जो होती है उसमें फ्लक्स का कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपको जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना। दूसरा है आपको फ्लड धातु को पिघलाने से पहले बाष्पीकृत करना। तीसरा है जोड़ से अशुद्धियों को हटाना। चौथा असंगत फ्लड धातु का निर्वाह प्रवाह करना। तो आपका आंसर कौन सा हुआ है? फ्लड धातु को पिघलाने से पूर्व बाष्पीकृत करना, ये आपका आंसर है। तो आंसर क्या है? आपको प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से क्या ब्रेज बिल्डिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है? तो फ्लक्स का कौन सा कार्य नहीं है? फ्लक्स ये कार्य नहीं करता, धातु को पिघलाने से पूर्व बाष्पीकृत करना। एक्चुअली क्या धातु बाष्पीकृत मतलब बाद में होती है, मतलब यदि आपको उसको पहले उसका यूज कर बाष्पीकृत बाद में होगी तो जो आंसर आपका गलत है, तो वही आपको गलत पूछा गया है। बाकी ये तीनों आंसर आपके सही है। फ्लक्स के सभी कार्य, मतलब कौन कौन से कार्य हैं? जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, यदि आप उसमें फ्लक्स लगाएंगे तो वो साफ हो जाता है। जोड़ से अशुद्धियों को हटाना, यदि कोई अशुद्धियाँ जमी हैं तो वही आपका सही है। असंगत फ्लड धातु का निर्वाह करना, यानी अलो मेल्टन फिल्टर मेटल टू फ्लो इजीली, मतलब जो फ्लड धातु है उसको प्रवाह को आसानी से करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका? फ्लक्स का। लेकिन ये कौन सा कार्य नहीं है फ्लक्स का? वो आपको है फ्लड धातु को पिघलाने से पूर्व बाष्पीकृत करना। ये आपका गलत आंसर है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम देखें 34वें सवाल में आपका दिया हुआ है फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच के लिए उपयोग की जा सकती है। फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच डैश के प्रयोग द्वारा की जाती है। तो किसके उपयोग द्वारा की जाती है? तो आपका पहला है प्लग गेज द्वारा, दूसरा है थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा, तीसरा है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर द्वारा, स्नैप गेज द्वारा। तो जो फाइन स्क्रू थ्रेड है ना, उसका जो पास कोण यानी फ्लैंक एंगल का जो उपयोग किसके द्वारा हम कर सकते हैं? तो उसको ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उसको जाँच की जा सकती है। किसके माध्यम से? ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उसकी जाँच कर सकते हैं, जो आपकी ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम 34वां देखें। 34 में क्या दिया? आघात बर्तन धातु का वह गुण है जो निर्माण में सहायक होता है। आघात बर्तन मतलब मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी टू मेटल विच हेल्प टू द मैन्युफैक्चर। तो जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है धातु की, वो किस निर्माण में आपको सहायता करती है? तो आपको पता होनी चाहिए, धातु मेलेबल होने तो आपको पतली सीटों को बनाने के लिए, मतलब आपकी धातु में यदि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है तो पतली सीट आप उसके निर्माण से बना सकते हैं। यदि उसमें डक्टिलिटी का गुण है तो उसमें हम तार या बार खींच सकते हैं। तो डक्टिलिटी का गुण है तो इसमें क्या है? मेलेबिलिटी पूछा, तो मेलेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? पतली सीटों के निर्माण में हम इसका यूज कर सकते हैं, यदि धातु में मेलेबिलिटी का गुण है तो। अगला प्रश्न आपका कौन सा दिया है? 36वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है स्टील की टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही है। भुरभुरापन कम करना यानी रिड्यूस्ड ब्रिटलनेस। तीसरा है आपको आंतरिक तनाव तथा ऐंठन मुक्त करना, रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तो क्या है ना, टेम्परिंग हम क्या इन तीनों उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हुआ? डी हुआ। अगला प्रश्न हम देखें 37वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपका वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्टील संरचनात्मक में वांछित गुण प्राप्त करने के लिए तो की जाने वाली शीतलन और तापन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टेम्परिंग। उचित तापमान पर धातु को गर्म करना और अपने अनुसार तापमान जो कि आपको गुण चाहिए उस धातु में, इच्छित तापमान पर उसको ठंडा करके हम धातु में आवश्यकता अनुसार गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहते हैं, जो कि आपकी डी ऑप्शन में दिया हुआ। अगला सवाल आपका 38वां है। 38वें सवाल में क्या पूछा है आपको? लाइव सेंटर नोज का अनविशिष्ट कोण होता है, इंक्लूड एंगल। तो लाइव सेंटर या डेड सेंटर दोनों का इंक्लूड एंगल आपका 60 डिग्री का होता है, कोई अंतर नहीं होता दोनों के एंगल में। अगला सवाल देखें हम 39वां 39 जो आपको दिया हुआ है साइन बार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है? साइन बार आपको देखा होगा, साइन बार देखा होगा, जैसे ये आपकी लंब भुजा है और ये आपकी कर्ण है, ठीक है, ये आपकी कर्ण है। तो इसमें क्या पूछा है? समकोण की भुजा की जांच करने साइन बार के साथ कोण सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है? तो आपको जो विकर्ण भुजा है वो साइन बार के
समकोण को निरूपित कर। जैसे आप देखें ये आपका समकोण है, जी यहाँ से आप देखें ये आपका समकोण बना हुआ है, ये वाला समकोण बना हुआ है। तो कौन सी भुजा साइन बार को समकोण निरूपित करती है? तो जो आपको दिया है के यानी विकर्ण भुजा आपको साइन बार के समकोण को निरूपित करती है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम 40वां सवाल क्या दिया हुआ है। लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को डैश डैश में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? आपको ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को हम टेलीस्टॉक में ही रखेंगे, जो आपकी ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका 41वां दिया हुआ है। 41 प्रश्न में क्या है? साइन बार के उपयोग के द्वारा कोणों के मापन के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई तथा के मध्य अनुपात अनुसार निर्मित कोण होता है। मतलब साइन बार में एक तो आपको ऊंचाई की ज़रूरत होती है और एक किसकी ज़रूरत होती है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका जब साइन बार का यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप एक स्लिप गेजों का सेट रखते हैं। दूसरा आपका साइन बार जो रहता है इस टाइप से, दूसरा आपको ज़रूरत पड़ती है साइन बार की लंबाई की। यदि साइन थीटा का यूज़ करें हम तो क्या होता है, तो आपको साइन बार की ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा आपके साइन बार के लंबाई, टोटल ऑफ लेंथ कितनी है साइन बार की, दो चीज़ें आपको पता है तो हम इंक्लूड एंगल निकाल सकते हैं। तो यही आप में से पूछा गया। तो इसमें क्या होगा? साइन बार की ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है स्लिप गेजों की संख्या, तीसरा है साइन बार की लंबाई। जी हाँ, साइन बार की लंबाई यदि आपको ज्ञात है तो हम, और साइन बार की ऊंचाई तो इसमें दी गई है जैसे आप देख सकते हैं। एक और क्या जरूरत पड़ती है हमको? साइन बार की लंबाई। यदि साइन बार की लंबाई हमारे पास है तो हम उसको इंक्लूड एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें हम 42वें प्रश्न में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सर्वाधिक समय लेता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिसिजन ब्लू होता है वो सूखने में सर्वाधिक समय लेता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें 43वां सवाल में दिया हुआ है बी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण सदैव होता है। मतलब इंक्लूड एंगल कितना होता है हमेशा? तो बी ब्लॉक का इंक्लूड एंगल आपका 90 डिग्री होता है। 44वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखते हुए वर्क फीस पर नहीं किया जा सकता है? तो पहला देखें आपका नर्लिंग, जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लंजिंग द्वारा अंडर कटिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कटिंग कर सकते हैं, पार्टिंग ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते वही आपसे पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? आपका डी आपका आंसर है। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन आप केंद्रों के बीच नहीं कर सकते, यह आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम 45वें सवाल में आपको दिया हुआ है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में एक अंश कितने वर्नियर डिवीजन में विभाजित होता है? इन वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर ऑन डिग्री डिवाइड इनटू हाउ मैनी वर्नियर डिवीजन? तो एक डिग्री को हम कितने वर्नियर डिवीजनों में विभाजित करते हैं? तो ये आपका आंसर है कि एक डिग्री को हम 12 वर्नियर डिवीजन में विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 46वां। इसमें पूछा गया है लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज में प्रयुक्त होने वाला टेपर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल में मोस्ट टेपर उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपका 47 में दिया हुआ है। 47 में वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, कौन सा होता है आपका? पहला ऑप्शन है आपके दिया हुआ है टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फैटिज टेस्ट, या दिया है रेडियोग्राफिक टेस्ट। तो आपको जो वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है वो आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, जिसको आपका डी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम 48 में क्या दिया है। हाई स्पीड स्टील HSS कटिंग टूल में सामान्यतः संयोजन का अनुपात कितना होता है? 18:4:1। 18 क्या होता है आपका? टंगस्टन होता है, 4 आपका क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है, ठीक है ना। इस अनुपात में 18 को संदर्भित करता है। तो 18 क्या संदर्भित करता है आपको? टंगस्टन, जो कि आपके ऑप्शन बी दिया हुआ है। आपको देखा होगा जो हाई स्पीड कटिंग टूल रहते हैं उनमें संयोजन मतलब धातुओं का अलॉय का अनुपात कितना होता है? 18:4:1 होता है। तो 18 आपका टंगस्टन हो, 4 क्रोमियम और 1% आपका वेनेडियम रहता है। तो वही आपको पूछा है कि 18 क्या निर्दिष्ट करता है? तो 18 आपका टंगस्टन निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न दिया है आपका
49 सवाल में क्या पूछा है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इसमें सेंटीमीटर का ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें का ऑप्शन दिया है। तो इसमें 10 का गुणा और कर दो तो 1000 आपके होते हैं, ठीक है ना। तो 1 मीटर में 1000 आपके होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम, 50 में दिया है। 50 में क्या पूछा है आपको, संगठक के अधिकतम साइज की सीमा तथा उसके संगत आधार के मध्य अंतर होता है। तो आप देखें, ये आपकी बेसिक लाइन है और ये आप एक डिवीजन दिया हुआ है, डेविएशन दिया हुआ है। इसमें ये आपका न्यूनतम साइज है और ये आपका अधिकतम साइज है। इसमें क्या है, संगठक के अधिकतम साइज की सीमा तथा उसके संगत आधार के मध्य अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज ऑफ द कंपोनेंट। तो बेसिक साइज आपका ये दिया हुआ है और अधिकतम साइज ये दिया है। तो ये कौन सा हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, अधिकतर ऊपरी विचलन यानी अपर डेविएशन। यही आप में पूछा गया है कि अधिकतम सीमा और उसके साइज के बेसिक सीमा के मध्य अंतर को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो उसको हम कहते हैं अपर डेविएशन। ये आपका लोअर डेविएशन है और ये आपका अपर डेविएशन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखें, 51 में दिया हुआ है आपका, यदि संगठन की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो वह कौन सा होगा आपका। यदि आप किसी जॉब को उत्पादन कर रहे हैं या उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी लिमिट के अंदर यदि आप उसको परिचित कर रहे हैं, मतलब उसकी लिमिट साइज़ों के भीतर आप उसको परिचित कर रहे हैं, तो वही आपको पूछा है। बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो वो आपका स्वीकृत साइज हो जाता है, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम देखें 52वां सवाल दिया हुआ है आपको, निम्न में क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है। तो क्या एक दुर्घटना का कारण नहीं है, पहला ऑप्शन है आपको जोखिम के बारे में जानकारी ना होना, ठीक है, तो ये भी आपका एक कारण नहीं है। दूसरा अपेक्षा, तीसरा है उपकरणों की अनुचित उपयोग, चौथा है आपको दस्तानों का उपयोग। तो ये सब एक कारण है, लेकिन कारण कौन सा नहीं है, दस्तानों का उपयोग ये आपका एक कारण नहीं है, लेकिन बाकी सभी आपके ये 3 कारण दिए हुए हैं। तो आपको पहचानना क्या है कि दुर्घटना का एक कारण कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न देखें हम, 53 जो दिया है, ऐसी जिग जिसमें बेस नहीं होता लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जा सकता है कहलाती है। तो आपने अलग अलग प्रकार की जिग देखे होंगे, अलग अलग प्रकार की जिग और फिक्सर यूज होते हैं। इसमें बहुत से होते हैं, बॉक्स जिग, सैंड बैग, चैनल जिग या ट्विंग जिग। इसका अलग अलग कार्य के हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैसी, इसमें सवाल में क्या पूछा है, ऐसी जिग इसमें बेस प्लेट नहीं होती, ठीक है ना, बेस नहीं होता लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जाता है। तो जो आपका चैनल जिग होता है, चैनल जिग में आपका बेस प्लेट नहीं होती, लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट की जा सकती है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखें, 54वां जो दिया हुआ है, फाइल का सकरा तथा पतला भाग जो हैंडल में फिट होता कहलाता है। तो आपको फाइल देखी होगी कि इस टाइप से बनी होती है आपकी, एक ये टैंग रहती है, इस टाइप से आपकी फाइल बनी होती है, कांटे कटे होते हैं। जो आपका जो सकरा जो जिसमें आप हैंडल को फिट करते हैं वो आपका कौन सा होता है, वो आपका टैंग होता है। अगला प्रश्न देखें हम, 55वां जो दिया हुआ है आपको, बेल्ट की सतह घिरनी पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क होती है। इसके कारण बेल्ट फिसलने लगती है। बेल्ट की फिसलने रोकने के लिए उसके ऊपरी पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। मतलब बेल्ट की जो घिरनी होती है उसको फिसलने के लिए हम, उस फिसलने से रोकने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो ये आपका पहला ऑप्शन है एमरी और कॉरंडम, जो कि नहीं हो सकते। टोलो और पाउडर रेजन जो भी नहीं हो सकते, सॉरी, यही आपका आंसर है। टोलो और रेजन पाउडर का यूज़ करके हम उसको फिसलने से रोक सकते हैं। तीसरा है नायलॉन और टेफलॉन, जो कि अनुचित आंसर है। और चौथा है जिंक और चॉक पाउडर, जो कि इसका यूज नहीं करते। तो इसमें क्या, टोलो और पाउडर रेजन का उपयोग करके हम उसको फिसलने से रोक सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा दिया हुआ है, बीवा दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम, 56वां,
6 जो दिया है, उच्च गति वाली शीत चक्र में किस प्रकार बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। मतलब व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड यूज इन हाई स्पीड ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील में हाई स्पीड में किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो रेजोनाइट जो बॉन्ड रहता है अधिकतर स्पीड मतलब हाई स्पीड पर चलाने वाले बॉन्ड को हम रेजोनाइट बॉन्ड कहते हैं, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। या यूं कहें कि अधिकतर आरपीएम पर यूज किया जाने वाला बॉन्ड कौन सा है, तो आपका रेजोनाइट बॉन्ड है, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 57। आंतरिक थ्रेड की जांच मापन के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है ना, तो आंतरिक थ्रेड की जांच के लिए हम स्क्रू प्लग गेज का यूज करते हैं, स्क्रू प्लग गेज का यूज करते हैं, तो जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें 58 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में नॉर्मलाइजिंग सामान्यीकरण के लिए किया जाता है। तो नॉर्मलाइज सामान्यीकरण के लिए हम नॉर्मल एक्चुअली अलग अलग कार्य के अनुसार हम उसमें अलग अलग आपकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं। आपको हार्डनिंग करना है कि नॉर्मलाइजिंग करना है या सॉफ्ट बनाना है या मशीनिंग करना है, तो कार्य के हिसाब से। लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है, नॉर्मलाइजिंग पूछा है। तो नॉर्मलाइजिंग का मेन उद्देश्य जो होता है ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम 59 जो दिया है आपको, ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना कहलाता है। तो लोहे में एक्चुअली क्या होता है, लोहो जब आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो फेराइट रहता है, फेराइट आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, सीमेंटाइट, फेराइट, पेरलाइट, ऑस्टेनाइट। लेकिन फेराइट स्ट्रक्चर आपका शुद्ध लोहे का रहता है, जिसमें क्या ठोस विलयन में कार्बन पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब बहुत मामूली कार्बन रहता है। तो उस कंडीशन में यही तो आपसे पूछ रहा है कि ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन में लोहे में घुलना, एक्चुअली लोहा पूरी तरह से उसमें विलयन में घुल जाता है तो फेराइट स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आपसे यही ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना क्या कहता है, फेराइट कहलाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका 60 जो आपसे पूछा गया है, छिद्र की टैप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया जाता है कि थ्रेड धागा क्रस्ट धागे का सिरा पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है। इस त्रुटि के लिए कौन सा कारण है। जैसे आप थ्रेडिंग करते हैं किसी जॉब में, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है आपका। अब आप देखते हैं कि आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, आप बाहर कर रहे हैं कि अंदर कर रहे हैं। यदि आप उसको अंदर कर रहे हैं मतलब बोर में कर रहे हैं, तो आप बोर साइज बड़ा बना देंगे तो उसका पर्याप्त जो गहराई है वो उसकी क्रस्ट नहीं बन पाती है। वही आपसे सवाल में पूछ रहा है कि थ्रेड का की टैप द्वारा मतलब अंदर आप टैपिंग द्वारा उसकी थ्रेड बना रहे हैं। थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया जाता है कि थ्रेड का क्रस्ट धागा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होता, उसका जो क्रस्ट है पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होता। तो ऐसा कौन सी त्रुटि के कारण है, तो इसमें यही होगा कि छिद्र का आकार बड़ा बन गया है। ठीक है, टैप से बड़ा बन गया इसलिए उसका आकार छिद्र का आकार बड़ा बन गया इसलिए उसकी पर्याप्त गहराई नहीं हो पा रही। तो इस ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है आपका, छिद्र का आकार टैप ड्रिल साइज से थोड़ा सा बड़ा होना, जो कि डी दिया है। ये छोटा है तो उसमें टैप टूट जाएगा और थ्रेड की पूरी गहराई बनेगी, लेकिन टूट जाएगा। थ्रेड की पूरी गहराई तो बनेगी, लेकिन यदि आप बाहर की बात करें तो बाहर में यदि डायमीटर कम हो गया है आपका, तो उसमें भी आपको पर्याप्त गहराई नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन कौन सा डी हुआ। अगला सवाल देखें हम 61 में दिया हुआ है, जब शाफ्ट को डैश हो तब जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। पहले सब ऑप्शन दिया है, स्थायी रूप से जोड़ना हो, कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो, मिस अलाइनमेंट असंरेखन करने पर, कभी जब कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा दो शाफ्ट के मध्य असंरेखण मतलब मिस अलाइनमेंट हो तो ठीक करना। तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कपलिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब कभी कभी मिस अलाइनमेंट हो और उसको बार बार जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े हमको। तो इसमें वही आपको दिया है कि जब शाफ्ट को हो मतलब हो शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा है, कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा शाफ्ट के मध्य वसूली असंरेखन को ठीक करना हो। जैसे आप देखते हैं कि ट्रैक्टर और थ्रेसर रहती है,
तो हमें कभी कभी डिस्कनेक्ट करना होता है, वो हमेशा लगी रहती है, लेकिन उसमें एक्चुअली आपकी एक जैसी नहीं रहती। मतलब आप एकदम 180 डिग्री में तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर भी है तो भी आप उस कंडीशन में चला सकते हैं। तो यही आपसे पूछा गया कि शाफ्ट का कपलिंग का यूज कब कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब थ्रेडर चलती है तो उसको ट्रैक्टर और थ्रेडर से जोड़ने के लिए हम एक बीच में कपलिंग का यूज करते हैं, ताकि उसको घुमाते समय उसमें पावर पहुंच सके, किसमें, थ्रेडर में। यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो आंसर कौन सा है? जब कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा शाफ्ट के मध्य मामूली असंरेखण को ठीक करना हो, उस कंडीशन में हम कपलिंग का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें हम 62वां। ड्रिल किए गए क्षेत्र को बड़ा करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो हम ड्रिल किए गए क्षेत्र को बड़ा करने के लिए बोरिंग टूल का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम 63वां। गैस कटिंग के दौरान नोजल खालिस्तान, पहला क्या है? बर्क से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। दूसरा है बर्क से 2 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इस एक्चुअली उसका आंसर सही है। बर्क फीस से आपकी जो दूरी है वो 5 मिलीमीटर होना चाहिए जब आप उसको गैस कटिंग के दौरान नोजल, यदि ज़्यादा होगी तो उसकी प्रेशर सही से नहीं लग पाएगा, और कम होगी तो वो सही से भी उसका प्रेशर नहीं लग जाए, इसलिए उसकी एक कांस्टेंट दूरी है जो कि 5 होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका 64वां। वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार के साथ संलग्न रहती है। आप देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर में 2 बारें होती हैं आपकी, एक तो फिक्स रहती है और ये आपकी मूवेबल रहती है। मूवेबल जो बार रहती है उसमें आपकी एक डेप्थ बार फिक्स रहती है, वही आपसे पूछा। वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार के संलग्न होती है, तो किसके साथ संलग्न होती है? जो मूवेबल बार रहती है उसके साथ संलग्न होती है, जबकि फिक्स बार आपकी पूरी स्टील रूल आपका पूरा वर्नियर कैलिपर फिक्स रहता है, उसी पे ग्रेजुएशन लाइन अंकित रहती हैं। तो वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार में क्या होता है? मूवेबल, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। अगला प्रश्न देखें हम 65वां। लेथ का हेड स्टॉक में स्थिर होता है। तो लेथ का हेड स्टॉक कहाँ होता है? लेथ बैठ के बाईं ओर होता है। दाईं ओर आपका क्या होता है? दाईं ओर आपका टेल स्टॉक रहता है। तो आप वो ये आपने देखा होगा, इसमें तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि जो लेथ का हेड स्टॉक आपकी बाईं ओर होता है और टेल स्टॉक आपका दाईं ओर होता है। तो इसका आंसर क्या है? लेफ्ट के बाईं ओर, जो कि ऑप्शन आपके बी दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड। अगला प्रश्न देखें 66वां। ब्रोचिंग, बर्मा द्वारा छेद करना, वह प्रक्रिया जिसमें इसमें खाली स्थान, तो इसमें कौन सा है? इसमें एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल करना किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम 68 में दिया हुआ है। मानिक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का अनुपात होता है, कितना होता है? 1:20 होता है मानिक टेपर सेल्फ होल्डिंग टेपर, ठीक है। अगला प्रश्न देखें 68वां। फोर्ज में हुड ढक्कन का क्या काम है? फोर्ज में हुड ढक्कन का काम है आपको धुएं को बाहर निकालने के लिए हम उसमें फोर्ज या ढक्कन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 69 में क्या है? सोल्डरिंग में फ्लक्स गालक का क्या काम है? तो सोल्डरिंग में गालक का काम है, पहला ऑप्शन दिया सोल्डरिंग सतह से ऑक्सीजन को हटाना, ये भी सही है। दूसरा आपको संरक्षण को रोकना, ये भी सही है। तीसरा गीली सतह को प्रोन्नत करना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल देखें 70वां। चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियर हैमर का भार कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मार्किंग के लिए जो हैमर यूज़ करते हैं उसके लिए आपका 250 ml का हैमर, 250 ग्राम का हैमर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखें हम 71वां सवाल दिया है। पतली ट्यूबिंग चौंजा की कटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हेक्सा ब्लेड कौन सी है? मतलब पतली जो आपको ब्लेडिंग, पतली ट्यूब, मतलब ट्यूब को काटना है आपके लिए, उसके लिए हेक्सा ब्लेड की पिच कितनी होनी चाहिए? तो मतलब यदि आप देखें तो हेक्सा ब्लेड का यूज हम उसके पिच का चयन हम उसकी जॉब काटे जाने वाली धातु की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपकी पतली प्लेट है तो हम महीन पिच वाली ब्लेड का यूज करेंगे। यदि आपकी जो थिकनेस काटने वाली मोटी है तो हम कोर्स पिच वाली ब्लेड का यूज करेंगे। तो इसमें पतली काटना है तो इसमें कितना होना है? 0.8 mm होती है। यदि आपको मोटी काटना है तो मोटी के लिए आप उसको 0.18 या 1.4 यूज कर सकते हैं, जो आपका आंसर 0.8 हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम आपका। लिमिट तथा फिटों की भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत सहिष्णुता के 18 ग्रेड हैं। सहिष्णुता के 18 ग्रेडों की मतलब सीमा कितने होते हैं? तो इंडियन स्टैंडर्ड में आपके 18 ग्रेड होते हैं। वो 18 ग्रेड कौन कौन से होते हैं वो आपके प्रश्न में पूछा गया। तो आपको ये कौन कौन से हैं? आपको IT01, IT0,
IT1 से IT16 तक जो आपके 18 ग्रेड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं IT01, IT02 हो गए आपके, और IT1 से IT16 तक जो आपके 18 ग्रेड होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम 73वां। 73 में क्या है, अक्षर डेल सीरीज में सबसे बड़ा डेल साइज कौन सा होता है? तो आपके दो डेल होते हैं, एक अक्षर डेल होता है, मतलब आपको एक लेटर डेल होता है, एक नंबर डेल होता है। तो इसमें क्या पूछा है, इन लेटर डेल सीरीज द लार्जेस्ट साइज और नंबर। तो लार्जेस्ट साइज नंबर कितना होता है आपका 10.49, और मिनिमम लगभग 3.2 होता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम, राउंड बार डेलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। मतलब राउंड बार को यदि पकड़ना है आपको तो उसमें काय में पकड़ेंगे, तो हम बी ब्लॉक आपका आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम, स्पिंडल के प्रत्येक परिष्करण पर ड्रिल किए जाने वाले ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रविष्ट होने दूरी को क्या कहते हैं? तो फीट कहते हैं। मतलब स्पिंडल आपका एक बार घूमे और इसके अंदर आप कितनी दूरी तय की जाती है, वो आपका एक फीट होती है। तो स्पिंडल के प्रत्येक परिष्करण पर ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रविष्ट दूरी क्या होती है? आपकी फीट होती है, जो कि ऑप्शन आपके ए में दिया हुआ है। तो ये तो आपका फिटर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुआ था। यदि आपने दोनों वीडियो देख लिया है, मतलब जे वाला वीडियो और इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि यह ही आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था जो कि फिटर से पूछा गया था। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम अगला टर्नर फिटर और मशीनिस्ट के आगे वीडियो भी लेके आएंगे। धन्यवाद।